भाइयों एवं बहनों, सामाजिक नेता बनाम जाति नेता की श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा जातिवादी नेता मायावती जी व सतीश चंद्र मिश्रा जी के बारे में। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मायावती जी जातिवादी नेता की एक तरह से जननी है। जननी माने माता है, और माता मैं क्यों कह रहा हूँ उसको मैं अभी आपको स्पष्ट करूंगा। और सतीश चंद्र मिश्रा जी भी एक तरह से जातिवादी नेताओं के चचाई हैं, चचा मैं कहूँगा उनको, और उसको मैं आपके सामने रखूंगा। अब मैं समझता हूँ कि आप इससे सहमत भी हों। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति चल रही है, अगर उस पर आप गौर करें तो मायावती जी कोई ऐसा राजनीति नहीं कर रही हैं केवल वो अनुसूचित जातियों की राजनीति कर रही है। देखिए, अनुसूचित जातियों की राजनीति करना संविधान भी उसकी मान्यता देता है। क्यों कि संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष दर्जा दिया गया है और उनको राज्य के ऊपर एक दायित्व दिया गया है कि उनका उत्थान करें, उनका कल्याण करें, उनके हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनका उत्थान होना चाहिए। एक तरह से संविधान का एक निर्देश भी है। लेकिन मायावती जी केवल ये अनुसूचित जातियों की राजनीति नहीं कर रही। मायावती जी की जो वर्तमान राजनीति है वो सभी जातियों को मिला के, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या जो भी जाति, वो सभी जातियों को मिला के राजनीति कर रही हैं। और जो सभी जातियों को मिलाकर राजनीति करने की मान्यता न संविधान देता है और न ही कानून देता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनका जो है पूर्णतः एक तरह से जातिवादी राजनीति कर रही है। और वो कहती हैं कि हमारी जो जातिवादी राजनीति है उसमें सभी जातियों को मैं प्रतिनिधित्व कराती हूँ। मतलब हर जाति को संख्या के बल पर वो राजनीति में प्रतिनिधित्व कराना चाहती है। इसकी कोई मान्यता बिल्कुल ये देश न कानून और न संविधान की मान्यता देता है कि सभी जातियों के लिए आप राजनीति में बात करें कि इतने लोगों, आपका संख्या है तो इतना प्रतिनिधित्व होगा, आपकी संख्या इतना है तो ये प्रतिनिधित्व होगा। बल्कि जात की किसी के बात करना ही एक तरह से, चाहे वो राजनीति हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, इसके मनाही पूरा संविधान करता है। किसी प्रकार की जातिवाद भेदभाव नहीं अनुमति उसकी दी जाती, लेकिन वो कर रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जातिवादी राजनीति का जो मायावती का है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की ये जाति राजनीति है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जातिवादी राजनीति की माता है। और वो जो उन्होंने जातिवादी राजनीति की शुरुआत की है, वही तमाम राजनीतिक पार्टियां इधर नए नए जात के नाम पर जो बन रही है, देखिएगा उसी फॉर्मूले को जो मायावती जी ने जिस फॉर्मूले को दिया है उसी फॉर्मूले को सब लागू कर रही हैं, लगा के जातिवादी पार्टियां खड़ी करती जा रही हैं। दर्जनों राजनीतिक पार्टियां इस तरह के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं और चल रही हैं और बन रही हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राजनीति शुरू की थी वो दलितों की राजनीति, और दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम तरह से आंदोलन चलाए। उनके शिक्षा के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति बनाने के लिए तमाम आंदोलन किए। तो उनको कभी किसी ने जातिवादी नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने जातिवादी नहीं कहा। लेकिन ये जो मायावती जी का राजनीति है वो केवल उनके लिए नहीं है कि जो कि दलित हैं, पिछड़े हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनको उत्थान कराने की संवैधानिक दायित्व, ये ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जातियों का, जो मैंने अभी कहा कि उन्होंने जातियों का जो इस मोल तोल करके और सबको कह के कि तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे, उसी हिसाब से एक एक जात को गिन के उसकी जो संख्या निकाली और संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व कराने की बात कही, ये है पूरी तरह से जातिवादी राजनीति। और इसलिए वो मैं कह रहा हूँ कि उस जातिवादी राजनीति की एक तरह से माता है, जननी है। और ऐसी राजनीति उत्तर प्रदेश में पहले किसी नहीं किया, और उन्हीं के अनुकरण दूसरे लोग, दूसरी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। और जातिवाद का एक तरह से नया तरीका उत्तर प्रदेश में प्रचारित हो रहा है। अब सतीश चंद्र मिश्रा जी मैं क्यों कह रहा हूं चाचा, क्योंकि जो मायावती की जो जातिवादी राजनीति है उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ब्राह्मणों को संगठित किया, और ब्राह्मणों को संगठित करके मायावती जी की उस राजनीति ने पूरा का पूरा सहयोग किया। और सहयोग नहीं किया बल्कि उन्होंने दलितों को और ब्राह्मणों का भाईचारा सम्मेलन जगह जगह उन्होंने आयोजित कराया, और वहां जा जाके दलित और ब्राह्मण को उन्होंने जोड़ा, और जोड़ के उन्होंने
ये पूरा एक नया तरह की राजनीति शुरू की और यहाँ तक ये कहा कि ये हाथी नहीं गणेश है का नारा लगाया। यहाँ की इनसे कहा दलितों से, और हुआ भी ऐसा, दलितों से कहा कि पहले जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है वैसे दलितों को चाहिए कि ब्राह्मणों की पूजा करें, पहले ब्राह्मणों की पूजा करें और तब हम लोगों के भाईचारे में और बढ़ेगा और हम लोग सत्ता हासिल करेंगे। उसका फायदा मिला। उसके बाद इस भाईचारे सम्मेलन के बाद मायावती जी को पूर्ण बहुमत से उनको सत्ता में आई 2007 में, और मुख्यमंत्री में पहले ही बन चुकी थी लेकिन 2017 में बहुमत से वो मुख्यमंत्री बनी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब मायावती को इस राजनीति में जो जातिवादी राजनीति मायावती ने शुरू किया उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पूरी तरह से उनका सहयोग किया। तो निश्चित रूप से वो उनको ये आप कह सकते हैं कि वो जातिवादी राजनीति के चचा हैं और उनको ये करके दिखाया भी उन्होंने। अब ये जो जातिवादी राजनीति मायावती जी का है और इनका सतीश चंद्र मिश्रा जी का है, इस राजनीति से देखिए इसका परिणाम क्या देखिए कि इस राजनीति में इनकी जो सफलता मिली तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को, अपने जातियों को मायावती जी ने और भी जोड़ा, सतीश चंद्र मिश्रा जी को जोड़ा और सतीश इसका फायदा खूब मिला इनकी। वो तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी और सतीश चंद्र मिश्रा जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने और इन लोगों की जाति राजनीति में एक तरह से बादशाहत कायम हो गई। उत्तर प्रदेश में जाति राजनीति के बादशाह है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा, जातियों को, लेकिन किसी भी जात को इतनी ताकत नहीं दी, किसी भी जात के नेता को, कि इनके बादशाहत को चुनौती दे सके। और मायावती जी ने तो ये भी कहा कि जिसने भी चुनौती दी हुई किसी जात के नेता आया और उसने चुनौती दी, चाहे वो मौर्य हो, राजभर हो या इस तरह बहुत सारी जातियों के नेता जो भी आए उनके सामने, जिसने भी उनको चुनौती दी उन्होंने मक्खी की तरह से निकाल बाहर किया और अपने बादशाहत आज भी जाति में बनाए हुए। ये बादशाहत को कभी कोई चुनौती तो आपने उन्हें नहीं दिया। इतनी जातिवादी राजनीति की ताकत इन्होंने अर्जित की। अब इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी आप देखिए कि जब इन लोगों ने अपनी ये राजनीति, जातिवादी राजनीति चमकाई या इसको मजबूत किया, तो उस जातिवादी राजनीति का ये 2000 इतने नहीं है, उसका एक इन्होंने एक तरह से तो यही कह रहा हूँ कि उनको केवल बादशाहती नहीं मिली, इस बादशाहत के अलावा उनको एक कुबेर का खजाना भी मिल गया। और वो मैं कैसे साबित करता हूँ कि उनके पास कुबेर का खजाना आ गया, वो भी आप देख लीजिए कि कुबेर का खजाना का मिलने का एक प्रमाण भी मैं आपके सामने रख दूंगा और बहुत पुराना नहीं। जब 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा था, एमएलसी का चुनाव वो लड़ी थी, एमएलसी बन के आई। उस समय जो अपना नामांकन दाखिल किया और जो अपने संपत्ति की घोषणा उन्होंने की थी, उसमें 52 करोड़ रुपए की उन्होंने संपत्ति घोषित की। उसके बाद 7 से 12 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 12 में उन्होंने राज्यसभा चली गई, तो राज्यसभा के नामांकन में उन्होंने अपनी संपत्ति को 101 करोड़ रुपया से ज्यादा दिखाया। तो अब देखिए 5 साल में बिल्कुल उनकी संपत्ति 52 करोड़ से लेके 111 करोड़ पहुंच गई। हालांकि 52 करोड़ भी कैसे पहुंची ये भी एक विचार करने की बात है। मायावती खुद एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और इन्होंने दिखाया है कि पॉलिटिशियन के अलावा मेरा कोई और रोजगार व्यापार नहीं है। तो राजनीतिक रूप से ये पैसा उन्होंने 52 करोड़ अर्जित किया और उसके बाद 52 करोड़ को राजनीतिक ही रूप में उन्होंने 52 करोड़ से 111 करोड़ कर लिया, मतलब 100 गुना अपनी संपत्ति बढ़ गई। तो ये देखिए कुबेर का खजाना ही तो है कि एकदम से आपकी संपत्ति 5 साल में आपकी संपत्ति 101 करोड़ हो गई, तो 52 करोड़ से 101 करोड़। उसी तरह सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 2010 में राज्यसभा के नामांकन में अपनी संपत्ति की घोषणा पति और पत्नी दोनों को मिलाकर लगभग 20 करोड़ के आसपास किया था। लेकिन वही उन्होंने जब 2016 में नामांकन दाखिल किया तो एकदम से उनकी संपत्ति 190 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 190 करोड़, देखिए 20 करोड़ से लेके 190 करोड़, तो ये संपत्ति का। और ये विवरण मैं अपनी तरफ से नहीं करता हूँ, आप सभी आप देख लीजिए उनका जो नामांकन में उन्होंने जो विवरण खुद दिया है, और इसमें कोई मामूली संपत्तियां नहीं है। ये मायावती जी की संपत्ति कर्नाट प्लेस में दुकानें हैं, सरदार पटेल मार्ग पर जहाँ राजदूत रहते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, और भी उनके गुरुद्वारा के पास बंगले हैं, लखनऊ में माँ लेबनू में बंगला है, तमाम संपत्तियां हैं। ये तो जो लिखित और सबको सबके जानकारी में उन्होंने जो दिया है उसको डिक्लेयर किया है, ये संपत्तियां।
उसी तरह मिश्रा जी की भी संपत्तियां हैं, बम्बई में उनकी संपत्ति है, उनकी संपत्ति लखनऊ में है, दिल्ली में है, और कहाँ कहाँ संपत्ति है कि तमाम फ्लैट, तमाम जमीन, तमाम खेती की जमीन, मेडिकल कॉलेज, ये सब उन्होंने अपने घोषित किया है और ये उन्होंने घोषित करके जनता के सामने रखा है। उन्हीं में से उदाहरण लेके मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप जानिए कि जातिवादी राजनीति के कितना स्वरूप क्या है, ये आप समझने के लिए इसलिए मैं ये रख रहा हूँ। कुछ ही उनके संपत्ति को विवरण देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जातिवादी राजनीति का ये स्वरूप है जो कि आपको जानना चाहिए कि किस तरह से जातिवादी राजनीति कुछ लोगों के लिए कुबेर का खजाना बन जा रही है। लेकिन अब इनकी संपत्ति का तो ये स्थिति देखिए, लेकिन जिन जातियों के ये नेता हैं उनकी हालत को आप देख लीजिए, जरा गौर करिए क्या है। आज भी एक दलित को गांव में क्या मिला है, उसको मनरेगा के लिए आप नौकरी, वो नौकरी कहिए या मनरेगा की मजदूरी कहिए, जो चाहिए कहिए, और एक इंदिरा आवास मिल जाता है। इंदिरा आवास के लिए क्या करता है कि उसके लिए 20,000 से लेकर 40,000 घूस देता है, तो एक इंदिरा आवास उसको मिल जाता है। और ब्राह्मण के हालत ये है कि ब्राह्मण की बेटी की उम्र पर उठती चली जा रही है, बढ़ती चली जाती है, और गरीबी के नाते वो लोग अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाते हैं। और हालात देखिए क्या बदला, आज आप ही जाकर देखिए तो दलित की भी हालत है और ब्राह्मणों की भी हालत है। ये अलग बात है, 2-4-5%, 10% लोग अपना तरक्की कर लेंगे, लेकिन 2-4% तरक्की नहीं होती है। तरक्की तो जब होगा कि जब सभी ब्राह्मण, सभी दलित इस हालात में पहुंच जाए कि उनको किसी के ये इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं, जो जिनके से जीवन में जो जरूरी है, जिनको कि आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, वो तो चीज़ें उनको मिली नहीं, उनकी तो हालत ये रही। लेकिन इन नेताओं की जो जातीय नेता है उनकी हालत को आप देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए, जातिवादी राजनीति के जो चल रहा खेल, चाहे दलित हो चाहे ब्राह्मण, इस बात को समझिए। आपके हालात नहीं बदलेंगे। आपके हालात अगर जाति राजनीति में आप पिछले को बन के पीढ़ियां आप चलते रहेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। अगर आप, और उससे मिलता क्या है आपको, दूसरे बदनामी और होती है। सब लोग कहते हैं कि जातिवादी राजनीति, आज ब्राह्मणों को लोग जातिवादी कह रहे हैं, दलितों को जातिवादी कह रहे हैं, सबको जातिवादी कह रहे हैं, और आप उसको मानते नहीं, क्योंकि आपको तो जातिवादी कहने में शर्म आती है। तो उस जातिवादी राजनीति में रह भी रहे हैं और जातिवादी कहने में आपको शर्म भी आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जातिवाद को छोड़िए और देख लीजिए कि मैंने बता दिया कि आपके नेता को क्या मिला और आपको क्या मिला। इस जातिवादी राजनीति को छोड़िए, सामाजिक नेता बनिए, सोशल लीडर बनिए। सामाजिक नेता बन के आप देश के लिए और समाज के लिए काम करिए, अपने सम्मान के लिए काम करिए, न्याय के लिए काम करिए। देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी और संपन्नता भी मिलेगी। लेकिन आप एक बार आइए तो, क्योंकि आपको एक जाति राजनीति के जाल में फंसा दिया गया है। आपको लालच दिया जाता है कि आपको ये कुछ मिल जाएगा, आपकी जात के नेता हो जाएगा तो आपको दे देगा। आपके जात के नेता को कुछ उनके जो चमचे हैं, उनके जो इर्द गिर्द हैं, घूमते हैं, उनको शायद मंत्री बना देंगे, कुछ को एमएलए बना देंगे, कुछ को एमपी बना देंगे। 150 अगर बन गए तो इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में, जहाँ की 12% से 14% लोग ब्राह्मण हैं, करीब 20% दलित हैं, इन इतनी बड़ी संख्या में कितने लोगों को आपने इनके जातिवादी राजनीति के चक्कर में कितने लोग इस हैसियत में पहुंच गए कि जिनकी तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई हो और उनका संपन्नता आ गई। बाकी तो आज जैसा मैंने कहा, उसी मनरेगा और उसी लड़की की शादी के लिए लोग तड़प रहे हैं लोग। ये हालत है, चाहे दलितों की हो चाहे ब्राह्मणों की हो। तो इसीलिए मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि जातिवादी राजनीति को त्यागिए, जातिवादी नेताओं के पीछे जाना छोड़िए। जातिवादी नेताओं के पीछे जाके अपनी इज्जत को मत गंवाइए। आप इनको छोड़िए, सामाजिक नेता बनिए। सामाजिक नेता बन के सबके साथ रहेंगे तो आपका विकास और तेजी से होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, सबके साथ आपका विकास होगा और आप संपन्नता की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। सब मिलकर संपन्न होंगे ना, सब मिलकर आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सब मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो यही बार बार मेरा अनुरोध है कि सामाजिक नेताओं की अब देश को जरूरत है, सोशल लीडर की जरूरत है। आप सब सामाजिक नेता बनिए, सोशल लीडर बनिए और सामाजिक लीडर बनकर देश के लिए और समाज के लिए काम करिए। वंदे मातरम।